नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं पाक पर यूपी में की सर्जिकल स्ट्राइक की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का निर्देश दिया था। भारत सरकार ने जब यह ऐलान किया कि भारत आए सभी नागरिकों को वापस लौटना होगा, तो उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी रहा। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने की डेडलाइन रविवार को समाप्त हो गई। उसी निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ कर प्रदेश के बाहर भेजा गया। अंतिम बचे एक नागरिक को बुधवार को वापस भेजा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां लगातार इन पर तमाम निगरानी बनाए हुए हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने कड़े कदम उठाए। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रदेश से बाहर करने के साथ ही उन्हें देश के बाहर रवाना किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वह सीधे पाकिस्तान ही जाएं। इसके लिए उनके साथ पुलिस दल भी भेजे। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सीएम के निर्देश पर प्रदेश भर में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ 100% कार्रवाई की गई है। उन्हें ढूंढ कर तत्काल वापस भेज दिया गया है। 100% पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों से पाकिस्तानी नागरिकों के साथ स्थानीय पुलिस दल को भी भेजा गया। वर्तमान में एक पाकिस्तानी नागरिक बचा है, उसे 30 अप्रैल को पाक भेजा जाएगा। इस दौरान कई सवाल ये भी उठ रहे हैं। सीमा हैदर के मामले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर को पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि उनको भी भारत की नागरिकता नहीं मिली है और उनको भी भेजा जाना चाहिए। इसी पर सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह जी ने क्या कुछ कहा, पहले हम वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास
और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर इस आदेश के बाद नंबर 1 पर रहा है उत्तर प्रदेश से, अब तक 100% लोगों को जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको भेजा गया है। डीजीपी ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया कि उत्तर प्रदेश से 100% नागरिकों को भेजा जा चुका है। इस दौरान तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जो मानवीय दृष्टिकोण से उनको अगर देखा जाना चाहिए था। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिस पर भारतीय जो अधिकारियों ने मानवीयता भी दिखाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली सना, जो 2020 में उनकी कराची के एक डॉक्टर के साथ शादी हुई थी, 3 साल के वो अपने बेटे के साथ और बेटी के साथ भारत आई थी। हमले के बाद पाकिस्तानियों को लौटने के आदेश जब आए तो बच्चों को अटारी बॉर्डर लेकर पहुंची, लेकिन बच्चों का उनका जो पासपोर्ट था वो पाकिस्तानी था। लेकिन अभी तक सना की शादी महज 5 साल हुए हैं, 9 साल के बाद वो नागरिकता वहां की उनको मिलती, तो वो अभी भी भारतीय नागरिक है। ऐसे में उनके द्वारा लगातार अधिकारियों से गुहार लगाया जा रहा था, तो भारतीय अधिकारियों ने दरियादिल भी दिखाया और उनको बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दे दी गई। फिलहाल सना हिंदुस्तान में रह रही हैं, अपने परिवार के साथ अपने मायके में रह रही हैं और अगले आदेश का वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं, अपने पूरे परिवार के साथ वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं। एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी है उत्तर प्रदेश में वो रह गया, डीजीपी ने ये बात कही। बाकी 100% पाकिस्तान के नागरिकों को उत्तर प्रदेश से भेजा जा चुका है। तो इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक चौहान, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अशोक द्विवेदी, संवाददाता, नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही निर्मल कौर, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वहीं साथ ही मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, सपा नेता, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने संवाददाता अशोक द्विवेदी के पास जाएंगे, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अशोक, हम आपके पास आते हैं। अशोक द्विवेदी, जिस प्रकार से कल डीजीपी ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश से 100% लोगों को, पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनको उत्तर प्रदेश से भेजा जा चुका है और वो देश से उनको बाहर भेजा जा चुका है, पाकिस्तान वो जा चुके हैं। और इसकी निगरानी करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को भी साथ भेजा गया ताकि कहीं भी किसी तरीके का कोई ऐसी घटनाक्रम ना कि उनको भेजा जाए और वो कहीं और निकल जाएं। ये सुनिश्चित कराने के लिए भी अधिकारियों को एक एक नागरिक के साथ भेजा गया, पाकिस्तानी नागरिक के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठ रहे हैं सीमा हैदर के मामले में और कुछ अन्य और मामले हैं। तो सीमा हैदर के मामले में हालांकि ये बेहतर डॉक्टर एपी सिंह जी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है सीमा हैदर को लेकर? वो लगातार गुहार लगा रही हैं कि उनको पाकिस्तान ना भेजा जाए। अशोक। बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, पहलगाम के हमले के बाद सारे पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानी जो है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं, उनका वीजा रद्द कर दिया गया था। वहीं अगर देखा जाए तो धीरे धीरे सारे पाकिस्तानी जा चुके हैं। लेकिन रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर के वकील का बयान आया था, एपी सिंह साहब का उनका बयान आया था। उस बयान में उन्होंने ये हवाला दिया था कि सीमा हैदर नेपाल में सचिन मीणा के साथ शादी करके फिर हिंदुस्तान आई थी। तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो ज्ञान है या हिंदुस्तान का जो धर्म है, अगर कोई भी औरत, कोई भी महिला अगर शादी करके अपने ससुराल आती है तो फिर उसकी डोली यहाँ से उसके ससुराल से निकलती है। या हैदर की बात की जाए
जो बिना वीजे के दाखिला किया था हिंदुस्तान में, उस दाखिले को लेकर के जो डॉक्यूमेंट है सीमा हैदर के, वो सारे डॉक्यूमेंट न्यायालय में लंबित है। न्यायालय में उस पर केस चल रहा है। जब तक न्यायालय से कोई भी संतुष्टपूर्ण न्यायालय जवाब नहीं देता है या न्यायालय उस पर कोई वो नहीं सुनाता है, तब तक मनोज सीमा हैदर जो है ग्रेटर नोएडा में ही सचिन मीणा के घर रहेगी। मनोज, ठीक है अशोक, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, जुड़े हुए हैं। एपी सिंह जी, आपके पास आते हैं। एपी सिंह जी, जिस तरीके से लगभग उत्तर प्रदेश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है, एक मामला सना का सामने आया है जो मेरठ की रहने वाली हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, एक और व्यक्ति हैं जो उनको बुधवार को पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल डीजीपी ने कल बताया कि 100% पाकिस्तानियों को उत्तर प्रदेश से वापस भेजा जा चुका है, लेकिन सीमा हैदर को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं कि आखिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा गया। हालांकि सीमा हैदर ने धर्म परिवर्तन किया और अब सचिन मीणा से शादी की, उसके बाद उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सवालों का आप कैसे जवाब देंगे? नहीं, अब पहली तो बात, अब वो सीमा मीणा है जी। जब आप अपने चैनल पर भी सीमा मीणा बोलेंगे जी, तो आपको भी कुछ आत्म शांति होगी और उसे भी होगी और दर्शकों को भी होगी जी। सीमा भारत में विवाह करके आई, नेपाल के रास्ते, नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का नाता है। वहां भी सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। पाकिस्तान में रहते हुए जब उसका तलाक हुआ, चौथे बच्ची का जन्म हुआ, मायके में थी। पिता की मृत्यु होने के बाद उसका पबजी से संबंध हुआ, उसके बाद वो आई सचिन के पास और फिर वापस भी चली गई और फिर उसने बच्चों को लेके आई। अब भारत में है, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है। भारत की जो विवाह की पद्धति है, रीति नीति पद्धति, उसके बाकायदा सप्तपति अग्निपथ, पैरों के साथ माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पैरों की बिछिया, पाजे, मतलब जो सारी रीति रिवाज होती है उसके साथ विवाह किया। विवाह के ठीक 1 साल बाद, विवाह के वर्षगांठ की दूसरे साल के बाद उसकी अभी बेटी का जन्म हुआ है। भारत में बेटी जन्म ली है, भारत में गर्भाधान हुआ, भारत में जन्म हुआ है और भारत में के पति उसका सचिन मीणा भारत का, उसके सचिन मीणा के पिता भारत के, सचिन मीणा के पिता भारत में, 3 पीढ़ियों से वो भारत में है और भारतीय है। और उसके बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी हुआ, उसमें हम लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया पर भी मांगा था और सबने सोशल साइट्स, जो ट्विटर है हमारा डॉक्टर एपी सिंह लैब, उस पे और सोशल मीडिया का फेसबुक पेज है डॉक्टर एपी सिंह लैब, उस पे भी हमने लोगों से अनुरोध किया था, देश के लोगों से, कि वो नाम सुझाएं। लोगों ने नाम सुझाया, भारती नाम सुझाया सबसे अधिक और दूसरा नाम सुझाया मीरा। तो भारती मीणा एलियस मीरा नाम भी रखा गया, वो सर्टिफिकेट भी जारी हुआ। सीमा सचिन मीणा के सारे डॉक्यूमेंट जो वो शुरू से लेके आई सारे एटीएस के पास हैं, एटीएस जांच कर रही है। ऑनरेबल उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के आदेश पर वो बेल में है। बेल के आदेश में लिखा है कि वो यहीं रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और आदेश का उसने पूरी अच्छी तरह से पालन किया। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छी बात है, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने भी जाते हैं जी। तो ये जो सारा कुछ हुआ प्रोसेस, उस प्रोसेस के बाद वो चला और हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई हुई है, वो भी लंबित है। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई हुई है, वो भी लंबित है। और बेटी का जन्म हुआ, भारत में रह रही है। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ बेहतर गार्जियन है और खासकर बेटियों की, जो बेटियां हैं उनकी बायोलॉजिकल रचना कह लीजिए, शारीरिक संरचना कह लीजिए, उनमें सीमा की माँ की ही ज्यादा जरूरत पड़ती है और जो इस तरह से होता है। ठीक है, ठीक है एपी सिंह जी, एक ऐसा ही मामला और सामने आ रहा है। उसको चूंकि जो जब सीमा मीणा या सीमा हैदर जो भी कह लीजिए आप, उनके मामले से काफी पुराना मामला है। मैं बात कर रहा हूं उड़ीसा के बोलांगीर में रहने वाली शारदा बाई, जो पिछले 35 सालों से भारत में रह रही हैं। अब वापस पाकिस्तान उनको भेजने की बात कही जा रही है। शारदा बाई एक भारतीय हिंदू से उन्होंने शादी की है, उनके बेटा बेटी भारतीय हैं, पौत्र भी अब उनके हो चुके हैं, वो भी भारतीय हैं।
और उनके पास वोटर आई कार्ड और तमाम दस्तावेज हैं, लेकिन अभी उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है। उनसे भी कह दिया गया है कि उनको भी हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। अब वो अपील कर रही हैं कि पाकिस्तान में उनका कोई है ही नहीं, अब वो वहां पाकिस्तान जाएंगी तो कहां जाएंगी। वो कह रही मेरे बच्चे पोते सब यही हैं, कृपया मुझे भारत में ही रहने दिया जाए। अब आप बताइए कि इस मामले में कहां आपको चूक नजर आ रही है, या इसमें भी कम से कम रियायत बरती जानी चाहिए। 35 साल से जो महिला यहां रह रही है उसकी 3 पीढ़ियां, तीसरी पीढ़ी यहां पर है, उनको भी आदेशित कर दिया गया है, और हिंदू भी हैं। जी, सलमा आगा, अदनान सामी जी, ये भी पाकिस्तानी नागरिक थे, लेकिन भारत में आए, भारत में रहे, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी नागरिकता का प्रोसेस पूरा हुआ। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने भारत में आके भारत की सभ्यता संस्कृति के आधार पर स्वीकार किया है। और सीमा सचिन मीना के मामले में तो उसने बिल्कुल धर्म परिवर्तन के साथ, विवाह के साथ साथ यहाँ रह रही है भारत में, और बिल्कुल हर त्योहार, अगर भारत की बात कहें, सनातन रीति रिवाज परंपरा के हर त्योहार को मना रही है, हर तरह से कर रही है, हर उसको मान रही है और उसको चला रही है। लेकिन जिस तरीके से शारदा बाई के मामले में भी आपको एपी सिंह साहब नहीं लगता है कि इसमें भी कम से कम अधिकारियों को इस पर भी देखना चाहिए, रियायत देनी चाहिए, रिलैक्स देनी चाहिए? बिल्कुल, समय काल परिस्थिति और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आदेश भी जो माननीय गृह मंत्रालय का आदेश हुआ, निश्चित तौर पर उसे सिरोधार है, और देश की मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। राष्ट्र सर्वप्रथम होता है, राष्ट्र सर्वप्रथम होना भी चाहिए, लेकिन हाँ, फिर भी समय काल परिस्थिति के अनुसार पर्सन टू पर्सन, केस टू केस डिपेंड होता है कि उसमें भाव कैसी है, भावना कैसी है, क्या इंटेंशन है, क्या है। अब क्या सीमा भारत में तो है रह रही, क्या बॉर्डर पर एक कदम रह के वो जिंदा बच सकती है? आप बताइए, आपकी भावना आत्मा क्या कहती है? आप तो वरिष्ठ पत्रकार, क्या उसका एक भी टुकड़ा बचेगा? वो काफिर हो चुकी है। बिल्कुल नहीं। वो धार्मिक कट्टरता के तहत ही तो चेक कर करके मारे गए। धार्मिक कट्टरता इससे बड़ी और क्या होगी कि उसको चेक करके मारा गया, धर्म चेक किया गया, धर्म के बाद हुआ। तो इस सब के बाद ऐसा होना, निश्चित तौर पर ये धार्मिक कट्टरता है, तो वो तो काफिर है। उस काफिर के आधार पर क्या उसका होगा? कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक है एपी सिंह सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनीत शुक्ला जी, हम आपके पास आते हैं। विनीत शुक्ला जी, पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, परेशान भी है, और देश चाहता है कि कुछ भी करना पड़े, कम से कम पहलगाम का बदला लिया जाए। और पाकिस्तान से तो नफरत हो ही गई है, एक एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी है उससे भी हिंदुस्तानियों को मौजूदा समय में, वैसे तो हिंदुस्तान का चाल चरित्र ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है हिंदुस्तानी, लेकिन जब हिंदुस्तान पर चोट पहुंचाई जाती है, हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों को मारा जाता है, तो मजबूर होकर हिंदुस्तानी भी आज की डेट में हर पाकिस्तानी से नफरत करने लगे हैं, और इसी के तहत वो चाहते हैं कि एक एक पाकिस्तानी देश छोड़ दे। और सरकार ने भी उसी मंशा के तहत आदेशित किया। उत्तर प्रदेश जो है, सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश एक एक व्यक्ति से पाकिस्तान मुक्त हुआ है, पाकिस्तानी व्यक्ति से मुक्त हुआ है। डीजीपी ने कल घोषणा की है, और इसके लिए बाकायदा डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्राइक उत्तर प्रदेश में दिखी है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने, बाकी राज्यों को अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है कि अब एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी नहीं है। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। 3 साल का एक बच्चा जो इलाज कराने आया था, वो बीच में उसको जाना पड़ा। एक माँ जो आई थी अपने 3 बेटियों को लेकर भारत, वो अब अपने बिना बच्चे चले गए हैं, माँ साथ नहीं जा सकी है। तमाम ऐसे मामले भी सामने आए हैं। इस बीच सीमा हैदर का भी मामला सामने आया, सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं होने लगी। लेकिन ओडिशा की जो शारदा बाई हैं, पिछले 3 पीढ़ियों से यहीं रह रही हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि तमाम जगह पर जब रियायत बरती गई है, सना जो मेरठ की रहने वाली थी उनको रियायत दी गई है फिलहाल यहां रहने के लिए, लेकिन शारदा बाई के मामले में कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, पहलगाम जो नृशंस हत्याकांड हुआ है जी, तमाम हिंदू भाइयों को धर्म पूछ करके
उनको मारा गया। हम्म। उन कट्टरपंथियों ने जी। अपनी एक बार फिर पाकिस्तान का मुखौटा फिर उतर गया। हम्म। जिस तरीके से वो कट्टरपंथिता के लिए जाने जाते हैं, हम्म। आज पूरे देश के अंदर 140 करोड़ जनता जी। उबाल है देश के अंदर। और पूरी की पूरी देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला करके खड़ी है और जल्द से जल्द चाहती है कि पाकिस्तान को उसकी करतूत का करारा जवाब मिले और ऐसा जवाब मिले कि दोबारा ये करने से पहले वो सोचे। इतना कड़ा प्रहार उनके ऊपर होने की जो तैयारी चल रही है, उसके साथ पूरे 140 करोड़ जनता खड़ी है। और हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है, हम उन तक पहुंचेंगे जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है और जो इस पर्दे के पीछे हैं, स्लीपर सेल हैं या जो भी हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। वहीं हमारे गृह मंत्री जी ने त्वरित जो है जा करके अधिकारियों को निर्देश दिया है और गृह मंत्रालय की ये एडवाइजरी है कि सभी जगह से पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर सभी राज्यों को निर्देश है कि पाकिस्तानियों से वैकेंट किया जाए, पाकिस्तानियों को जिनका वीजा है उन लोगों का निरस्त करके और उनको भेजने का काम किया जाए। लेकिन विनीत शुक्ला जी, वीजा के साथ आने वाले जितने पाकिस्तानी हैं उनको तो आप भेज रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है बिना वीजा वाले और अवैध रूप से आने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको एक एक व्यक्ति कब चिन्हित होगा? हालांकि चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, लोग निकाले भी जा रहे हैं, लेकिन उनको भी चिन्हीकरण कर उनको भी कब बाहर भेजा जाएगा? या तो सलाखों में भेजा जाए या तो देश से निकाला जाए, क्योंकि वो अवैध रूप से आए हैं और वो देश के लिए खतरा भी है। देखिए, जो अवैध रूप से आए हैं उन पर कार्रवाई चल रही है और चिन्हित भी हो रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है और जो एडवाइजरी जारी हुई है वो 27 तारीख तक के जिनका था और मेडिकल रिलीफ वालों का 29 तारीख तक है। और निश्चित ही उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य रहा है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास को लेकर के या कोई भी योजना जो होती है वो उसमें प्रथम रहती है। उत्तर प्रदेश ने आज ये करके दिखा दिया है, उसमें प्रथम स्थान पर रही है पाकिस्तानियों को जो है बाहर भेज करके। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में जी। तो निश्चित ही जो कानून सम्मत है और जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है उसी के अनुसार ये सब कार्य हो रहे हैं। अभी कई लोग कह रहे थे कि वो ग्राउंड पे उनके आधार पर उनको छोड़ा जाना चाहिए या जो, ये सब गृह मंत्रालय के अधीन है। वो कानून सम्मत क्या उसमें रियायत करते हैं या क्या करते हैं वो उसमें आता है। हमें लगता है कि इस समय सबसे पहले देश पहले है, देश हमारा सबसे आगे रखना है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। भारत कभी भी आगे बढ़ करके ऐसी कोई हरकत नहीं करता, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आगे बढ़ करके पाकिस्तान ने हमेशा से गलती की है और उसका खामियाजा उनको भुगतना ही होगा। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आप देखे हो, बालाकोट का हुआ था, और अब आने वाले समय में जो होने जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए एक नजीर बनेगा, उन अपराधी आतंकियों के लिए नजीर बनेगा। और देश की 140 करोड़ जनता आज माननीय मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के साथ खड़ी है। जी ठीक है विनीत जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, जिस प्रकार से देश का मौजूदा समय पे माहौल है, एक एक व्यक्ति को जो हिंदुस्तानी है वो चाहता है एक एक व्यक्ति पाकिस्तानी देश में नजर ना आए। इससे पहले तमाम ऐसे वाकयात सामने आए हैं, लेकिन इस बार जो सख्त निर्देश गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है कि एक एक पाकिस्तानी देश छोड़ देना चाहिए उसको, और उसके लिए तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी करी गई। तमाम राज्य के लोग जो पाकिस्तानियों को चिन्हित कर रहे हैं उनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वैध और वीजा लेकर आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या से ज्यादा अवैध रूप से आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या है, ऐसे में उन एक एक पाकिस्तानी और जो देश विरोधी तत्व हैं, चाहे पाकिस्तानी हो बांग्लादेशी हो, क्यों ना उनको एक एक व्यक्ति को चिन्हीकरण कर उनको वापस भेजा जाना चाहिए। तमाम शहरों में हमने देखा है बड़ी बड़ी बस्तियां बसी हुई हैं बांग्लादेशियों के नाम से, पाकिस्तानियों के नाम से, उनको भी क्यों ना एक एक व्यक्ति को बाहर कब किया जाएगा?
देखिए, जो ये हमला हुआ उसके बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए। उसमें एक कदम ये भी था कि जो पाकिस्तान से आए हुए नागरिक हैं उनका वीजा रद्द करते हुए उनको वापस भेजा जाए, और बदले की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भी भारतीयों के वीजा अपने देश में रद्द कर दिए। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई कि जो लोग वीजा लेके आए हैं उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो बगैर वीजा के हिंदुस्तान में हैं। क्योंकि आतंकवादी गतियों में कोई वीजा लेकर के नहीं आता है। जो लोग ऐसी गतिविधियों में लुप्त होते हैं वो बॉर्डर के थ्रू आते हैं, वो वीजा लेकर के थोड़ी आते हैं। बिल्कुल। वीजा लेकर के लोग अपनी रिश्तेदारी में या काम के सिलसिले में या घूमने या इलाज के सिलसिले में आते हैं। बहरहाल उनको वापस भेजा जा रहा है, वो सही कदम है, एक सही फैसला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि जो लोग बगैर वीजा के किसी भी देश से भारत में आए हुए हैं, उनको तत्काल रूप से जो है चिन्हित करके वापस भेजना चाहिए। लेकिन अब ये अपेक्षा करना कि कितनी जल्दी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम कर लेंगी, क्योंकि जो लोग ये नहीं बता पाए कि 300 केजी आरडीएक्स, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको यही नहीं पता चला कि पाकिस्तान से लेकर के पुलवामा तक 300 केजी आरडीएक्स पहुंच गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं था। पाकिस्तान के आतंकवादियों को पता था कि पहलगाम के इलाके में जहां हजारों टूरिस्ट हैं वहां लोग रोज आ रहे हैं और वहां एक पुलिसकर्मी, एक सैन्य कर्मी, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। ये बात पाकिस्तान के आतंकवादियों को पता थी, लेकिन इस देश की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें से किसी को नहीं पता थी कि भाई यहाँ पे पहलगाम में जो है कोई एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। तो क्या इन जिम्मेदारियों पे जो इतनी बड़ी चूक हुई है, क्योंकि ये चूक मामूली चूक नहीं है कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपकी गलती का खामियाजा कई लोगों ने अपनी जान गंवा के जो है वो उठाया है। तो उसकी जिम्मेदारी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके खिलाफ इस देश के कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आखिर तुम्हारी कमी की वजह से इतने लोगों ने जान गंवाई। ये भी जरूरी है। और वहीं हम लोग सरकार से आग्रह भी करेंगे कि जो लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनको हम वापस तो नहीं दे सकते, लेकिन एक मुआवजा तो हमको कम से कम उनको देना चाहिए जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है। बिल्कुल, ये भी एक जरूरी चीज होती है जो हम लोग देते हैं, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है। हम आशा करते हैं कि सरकार ऐसा कुछ कदम उठाएगी। और तीसरी चीज जिसका बहुत प्रचार किया गया था कि झेलम और चिनाब और सतलज नदी, इनका पानी जो है वो ट्रीटी क्योंकि आप कैंसिल कर रहे हैं उसको रोका जाएगा। तो यहाँ ये भी समझने की बात है कि नदी कोई नलका नहीं है कि आपने जो है वो नलका बंद किया और पानी रुक जाएगा। आप नदी का पानी तब रोक पाएंगे जब आप उस पर डैम बनाएंगे, और डैम बनाने में कम से कम 8 से 10-12 साल लगेंगे आपको बनाने में डैम, और उसमें हजारों करोड़ की लागत आएगी, तब जाकर के आप वो पानी रोक पाएंगे। उससे पहले आप पानी नहीं रोक सकते। कुछ लोग मैं देख रहा था ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं। तो आपने फैसला अभी ये किया है, लेकिन आपको पानी वास्तविक में रोकने में कम से कम, अगर आप आज डैम बनाना शुरू करेंगे तो कम से कम 10 से 12 साल आपको लगेंगे। ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल। मेजर साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अशोक चौहान सर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्जिकल स्ट्राइक। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद निर्दोष भारतीय नागरिकों के मौत के बाद देश में सख्त, सरकार ने तो सख्त रुख अपनाया हुआ ही है, लेकिन नागरिकों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये आक्रोश जो है सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। और सभी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि आतंक का आका जो है पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान वो कार्रवाई करे जिससे पूरे पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान दोबारा जुर्रत ना करे ऐसे आतंकी को पालने की और उनको पनाह देने की। और ऐसे में भारत सरकार के निर्देश पर अलग अलग प्रदेशों में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको हिंदुस्तान से वापस भेजा जा रहा है। कल की जो तारीख थी 27 अप्रैल, वो आखिरी तारीख थी वीजा निलंबन की। कल के बाद जो भी पाकिस्तानी नागरिक अब हिंदुस्तान की धरती पर मिलेंगे
उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल अभी 29 अप्रैल तक जो मेडिकल वीजा पर पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं उनको 29 अप्रैल तक की छूट दी गई है, 2 दिन अतिरिक्त छूट दी गई है। और उसके बाद इस दिन तक जो सामान्य वीजा वाले हैं बताया जा रहा है कि वो भी यहां से जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनको ट्रीट किया जाएगा और जो भी निर्धारित सजा होगी वो उनको भुगतनी पड़ेगी। और इस पर चर्चा के लिए, इस अहम विषय पर चर्चा के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश से लगभग सभी पाकिस्तानियों को बाहर भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, एक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्मों पर सीमा हैदर को लेकर बातचीत चल रही है और भी कई ऐसे लोग हैं, सना को लेकर बातचीत चल रही है, तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी जुड़े हुए हैं। अशोक सर, हम आपके पास आते हैं। अशोक सर, जो देश का सेंटीमेंट है, देश जो मौजूदा समय में देश की जो भावनाएं हैं उसको देखते हुए एक एक पाकिस्तानी व्यक्ति जो है वो विलन नजर आ रहा है, खासकर हिंदुस्तानियों को। ऐसे में क्या अपना क्या पराया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि चारधाम यात्रा में पाकिस्तान के जो हिंदू थे उनको भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो हिंदू या मुसलमान हो, फिलहाल जो भी पाकिस्तानी है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं या कानूनी कार्रवाई कह सकते हैं, उस पर जारी है। उनको हिंदुस्तान छोड़ना ही होगा और हर हाल में छोड़ना होगा और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन सर, जो वीजा के माध्यम से आए हैं, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं, उनको तो बाहर किया जा रहा है, उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या सर अवैध रूप से पाकिस्तानियों की है, बांग्लादेशियों की है और दूसरे देश के नागरिकों की है। वो सर देश के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। उनको कानूनी दायरे में कब लाया जाएगा और एक एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नहीं है लेकिन हिंदुस्तान के लिए खतरा बना हुआ, उसको बाहर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? मनोज जी, आपका सवाल वाजिब है, सब है जी। मानते हैं कि भारत जो है पिछले कई दशकों से आतंकवाद का दंश जो है अपना भुगतता आ रहा है। पर इस बार तो जो है इन आतंकवादियों ने, जिनका सरगना, जिनको पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान है, उसने तो हद ही कर दी, सारी सीमाएं लांघ दी। धर्म के आधार पर, धर्म का पूछ कर क्या नाम है, कौन से धर्म के हो, उनको टारगेट करना और उनको गोली मारना, इस तरह से जो है बहुत ही शर्म और मानवता की सभी हदें पार कर देने वाली जो है कार्रवाई इस बार की गई है, जो कि किसी भी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। देशवासी इस तरह की कार्रवाई को कभी भी सहन नहीं करेंगे। इसी को सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने और उनके कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तान से जो आने वाले या पाकिस्तान से जो वीजा पे जो लोग आए हैं, सबसे पहले तो उनको वापस भेजा जाए। उसके बाद में जो है इनका पानी वगैरह जैसा भी चर्चा चल रही थी, अपना जो सिंध का और इसके बाद में चिनार का, इनका जो नदियों का पानी रोका जाए, तो इस तरह की कार्रवाई की गई है। पर कार्रवाई ये अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो कानूनी तौर से आए हैं पाकिस्तान से, जो अपना आए हैं, जो अपना वीजा पे आए हैं, पासपोर्ट से आए हैं, वो तो वैध मान लिए जाए। पर ऐसा ही कि बहुत से तो अभी भी हमारे देश के जो इतने प्रांत हैं, इतने जो सूबे हैं और राज्य हैं, उनमें अभी भी जो है गैर रूप से पाकिस्तानी रह रहे हैं। उनको कैसे निकाला जाए, उनको भी कैसे किया जाए, इस पे भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं, वो उनका कोई धर्म नहीं, कोई उनका दीन नहीं है, कोई उनका ईमान नहीं है। न जाने कब वो सरदर्द बन जाएं देश के, भारत देश के लिए, और कब कौन सी कार्रवाई कर जाएं। अब तो वो वाली बात हो गई, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये इस तरह का काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मोदी जी हैं, उनके कैबिनेट है, पूरे हिसाब से लगे हुए हैं
पूरा सब कुछ देख के पूरी प्लानिंग से जो है अपना जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और देशवासी भी ये चाहते हैं कि एक बार बड़ी कार्रवाई हो जाए। जब तक इसको कार्रवाई नहीं होगी, इसको सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक जो है देश में देशवासी आतंकवाद का दंश जो है लेकिन रहेंगे। अशोक सर इसी में मैं अपना एक और सवाल ऐड करूंगा। अशोक सर, सिंधु जल समझौता, अब तक पाकिस्तान से संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन सिंधु जल समझौते पर कभी आंच नहीं आई है, कभी इस समझौते से दोनों देश पीछे नहीं हटे हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया मैं कम से कम नहीं पिछले कुछ सालों में जो तमाम तनाव की स्थिति आई है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई है कि नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया हो कि एक एक नागरिक को देश से वापस भेजा जाए। राजनयिकों की जो निर्णय लिया गया, राजनयिकों के उसमें कटौती किया जाए, ये भी एक मेरे ख्याल से ऐसा फैसला अभी फिलहाल पीछे माजी में काफी समय से नहीं हुआ है। आतंकवादियों की बची खुची जमीन पर जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया, तो ये जो निर्णय हुए हैं और ये बयान प्रधानमंत्री का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या यही कार्रवाई प्रधानमंत्री की जो बयान को दर्शाती है? प्रधानमंत्री ने कहा कि बची खुची जमीन अब नहीं बचेगी, वो उसी से ये कार्रवाइयों से ही मान ले हम, या अब और कोई बड़ी कार्रवाई भारत सरकार कर सकती है जिसकी तमाम शोर, सब तरफ शोर हो रहा है, सारे मीडिया संस्थान शोर मचा रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई। ये जो निर्णय लिए गए हैं ये पर्याप्त हैं या कोई बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान कर सकता है? देखे कि मनोज जी, जो सरकार चाहती है वो करती है। और मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से सोच लो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में सोच लो या देशवासी होने के नाम से सोच लो, उन्होंने जो भी अपना जो कहा है, जो घोषणा की है, वो एक यानी मजबूरी में जब सब हालात खत्म हो जाते हैं, जब सब यानी विश्वास उठ जाता है, इस तरह के जो है निर्णय तब लेने पड़ते हैं। आप भी जानते हैं कि पानी बहुत जरूरी है मानव के लिए, चाहे वो इंसान पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो या विश्व के किसी और देश का हो। जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये बहुत ही अपना सोच समझ के और बहुत ही यानी जब एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, सबसे जब एक सीमा जब खत्म हो जाती है, आदमी का जो इम्तिहान लेने की जो सीमा खत्म हो गई, जो इस तरह के हो गए हैं, तभी ये निर्णय लेना पड़ता है। और ये खाली निर्णय नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई प्रधानमंत्री और उनकी सेना, देश की सेना और जो है उनकी कैबिनेट पूरी तरह से करेगी। ये कोई जुमला या वो कोई नहीं है कि साहब हम जो रीढ़ की कमर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। कार्रवाई तो होनी है। इस देश भी चाहता है कि जो 26 लोग मरे हैं और जो है बड़ी संख्या में जो लोग घायल हुए हैं, उससे जो है अपना जो स्थिति उपजी है उसका बदला लिया जाए। और देश भी चाहता है, जनता भी चाहती है और सरकार भी चाहती है। और इस तरह की घटनाएं होना छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस तरह से तो अगर कहीं पर्यटन स्थल पे जाए, पर्यटक जाए, सैलानी आए और इस तरह की कार्रवाई हो जाए, उस प्रदेश का तो जो है रीढ़ की हड्डी खत्म अपना हो जाएगी, कि उसका व्यापार खत्म हो जाएगा, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लोगों के अंदर जो भावना है मानवता की वो खत्म हो जाएगी, कि लोगों को अपने को असुरक्षित समझने लगेंगे, असुरक्षित कब तक समझेंगे। अब ये उसका टाइम आ चुका है कि सरकार को अपना जो है कोई ना कोई निर्णय और इनकी कमर तोड़ने के लिए देश के जो है देशवासियों से जो वायदा किया है, जो अपना किया है अपना मोदी जी ने, कि उनको जो है जमीन भी कम पड़ जाएगी, जो आतंकवादी है वो उनका कहना सही है। और इसके खिलाफ इनको लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई चाहे कुछ भी हो वो करनी जरूरी है। जी ठीक है मेजर साहब, आपके पास आते हैं। मेजर साहब, आपसे मेरा ये अहम सवाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बयान दिया, रक्षा मंत्री का बयान आया और गृह मंत्री ने भी अपनी बातें इस घटना को लेकर कहीं, लेकिन जो निर्णय लिए गए उन बयानों को
इन्हीं निर्णयों के आसपास इर्द गिर्द ही माना जाए, या भारत सरकार कुछ इस बार बड़ा कर सकती है? पिछले उरी की अगर बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन इस बार लगता है आपको कि भारत सरकार कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है? क्योंकि इस बार जो है वो सरकार का रुख जो है जिस तरीके से दिख रहा है, वो उससे आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है, या जो निर्णय लिए गए हैं अब तक बस यहीं तक सीमित रहेगी सरकार? देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि क्या निर्णय होगा ये सरकार को ही पता होगा, वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, और सेना को पता होता है कि वो भी बहुत ऊपर लेवल पे होता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। हम लोग एक आम नागरिक होने के नाते और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते जितना हम लोग देख पाते हैं, उन चीजों को जो हमें लगता है कि उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, हम लोग उन चीजों को उठाते हैं। तो उन्हीं चीजों में हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो गुजरात में 2 पोर्ट बंदरगाह जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वहां पे भी जो चीजें हैं वो बैन हो जानी चाहिए। हमें पाकिस्तान से किसी भी तरीके का जो इंपोर्ट है, किसी भी तरीके का जो एक्सपोर्ट है, उस पर तत्काल रूप से रोक लगा देनी चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरा, जो उनको हम पावर सप्लाई देते हैं, अडानी का जो पावर प्लांट है उससे जो पावर सप्लाई है पाकिस्तान में दी जाती है, वो भी उस पर तत्काल रूप से रोक लगानी चाहिए। जब आप रोक लगाएं तो आप हर तरफ से रोक लगाएं, क्योंकि अगर आप 2-4 सिलेक्टिव चीजें करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मायने नहीं रखती है। जब आप अगर रोक लगा रहे हैं तो आप हर चीज पे रोक लगाएं। आप उनकी एम्बेसी को यहाँ बिल्कुल ही हमेशा के लिए बंद कर दें, क्योंकि पहले भी आप याद करिएगा जब पुलवामा हुआ था तब भी ऐसी बातें कही जा रही थी कि पानी रोक दिया जाएगा और जो ये है एम्बेसी बंद कर दी जाएंगी और ये इस तरीके की। लेकिन आप देखिए उसके बाद भी आतंकवादी घटनाएं कुछ दिन रुकी और फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गई। तो ये जब तक आप कोई जब कदम उठाते हैं और आप चाहते हैं कि उसका एक परमानेंट वो हो, तो जो आप कदम उठाएंगे वो भी टेम्परेरी नहीं होना चाहिए ना, वो भी परमानेंट होना चाहिए, तभी तो उसका असर दिखेगा। अब अगर आप ये सोचे कि मैं एक टेम्परेरी कदम उठाऊंगा और उसका मुझे परमानेंट रिजल्ट मिलेगा, तो ये संभव नहीं है। अगर आप परमानेंट उस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जो अपने फैसले, आपको जो रिश्ते उनसे रोकने हैं, खत्म करने हैं, उसको एक विश्व पे आपको पाकिस्तान को घेरना है, तो आपको चारों तरफ से उसको घेरना है। ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ सिलेक्टिव चीजें। मेजर साहब एक और सवाल जो हमारा मुद्दा था, इससे जुड़ा अहम सवाल मैं चाहता हूं कि आप सेना से जुड़े रहे हैं, आपको बखूबी जानकारी है और पार्टी विचारधारा से उठकर ये सवाल है, जिस तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं भूतकाल में हुई हैं, माजी में हुई हैं, जब ऐसा देखा गया है तमाम एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर रहता है, वहाँ की संस्कृति अडॉप्ट कर लेता है, वहाँ की, लेकिन कई सालों के बाद पता चलता है कि वो खुफिया एजेंट था। तो ऐसे में किसी भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो, हमें भावनाओं में न जाकर पहले देश हित सोचना चाहिए। सीमा हैदर की बात कर लें या अन्य ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं, उन पर जो है सख्ती से जांच होनी चाहिए, सख्ती से उन पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग 2-2, 4-4, 10-10 साल बाद पता चलता है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कई बार ये जरूर निश्चित रूप से देखा गया है कि लोग जो हैं वो 10-10 साल से रह रहे होते हैं, उनके बाद सारे कागज बन जाते हैं और कई बार फिर ऐसा पता चलता है कि वो लोग जो है कुछ ऐसे कृत्य कर रहे थे जो देश हित में नहीं होते हैं जी। तो कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारी तो जो वहां की लोकल LIU होगी उस पे, और जो संबंधित थाना है उससे उसकी रिपोर्ट जाएगी कि जो उन लोगों ने इतने वर्षों में वहां जो भी ऑब्जर्व किया होगा या उन लोगों ने जो भी नजर रखी होगी इतने सालों में ऐसे व्यक्तियों पे, मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर वही लोग जो है उसका आंकलन कर पाएंगे। सरकार को उनसे उनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में रिपोर्ट लेनी चाहिए और फिर उसके बाद उस पर फैसला करना चाहिए कि किसको रहने देना है और किसको नहीं रहने देना है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो सरकार का ही होगा। तो हालांकि कोर्ट में भी लोग गए हैं, तो वो कुछ अब वो
राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता कि किसी की बीवी है वो 20 साल से रह रही है, तो मुझे लगता है वो एक इंडिविजुअल केस है, उसको इंडिविजुअल केस की तरह ही डील किया जाएगा। राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं। वो सीमा हैदर और जो दूसरे वो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, वो एक इंडिविजुअल केसेस हैं, उनको कोर्ट या उनके वकील देखे। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हाँ, मेरे साथ अशोक सर जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान सर, एक सवाल, जैसा कि मेजर साहब ने अभी कहा कि सिंधु जल समझौते को तोड़ना, ठीक है, हमने समझौता तोड़ दिया, लेकिन क्या हमारे पास वो कुव्वत है, हमारे पास वो संसाधन है, हमारे पास वो क्षमता है कि इस पर हम कायम रह सकें, हम उनके पानी को रोक सकते हैं, हमारे पास पानी को धारा को मोड़ने की कैपेसिटी हमने बना ली है और पानी को उतना इकट्ठा करने की कैपेसिटी हमारे पास है? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिएगा, पानी को रोकना है, कैपेसिटी की ऐसी है, वो तो सरकार को मालूम है, सरकार का यही कार्य क्षेत्र में आता है। पर इस तरह से एकदम से क्या नाम, हम स्टोरेज पानी कर जाए और अपना जो है वहां से देश में जाने से पाकिस्तान को पानी न जाने दे, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अपना जो बांध बना के रोका जा सकता है, पर बांध 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में नहीं बनता, उसको भी बनने के लिए टाइम लगता है और उसमें पैसा भी अच्छा खासा खर्च होता है। पैसा भी सरकार लगा देगी, पर टाइम लिमिट कहाँ से लाए? कैसे कि इतने जल्दी में तो शायद बांध बन पाए, ये तो सरकार ही अपना कर पाए। हो सकता है कि कुछ और अल्टरनेट सरकार ने कुछ और सोचा हो पानी रोकने के लिए, तो वो तो ऐसा ही कि सरकार ही बता पाएगी। पर पब्लिक ये चाहती है, देश की ये जनता चाहती है कि गीदड़ भभकी ना दे के इस बार जो है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो जाए, जिससे कि जो है पाकिस्तान को भी आंख हो जाए और जो उसके जो साथ जुड़े हुए हैं, जो उसका जिनको उपालता है आतंकवादियों को, उनको भी आंख हो जाए और कोई फिर आगे सर उठाने की कोशिश न करे। पर यानी देशवासियों की यही इच्छा है और यही चाहते हैं, और सरकार को उनकी भावनाओं के जो मृतक हैं, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? 4 दिन पहले शादी हो रही है, नाम पूछ के मार रहे हैं, बीवी उनके साथ में अपना जो विलाप कर रही है, और उसके बाद में उनको कोई सहायता नहीं मिल पाई, मेडिकल एड नहीं मिल पाई, जो सुरक्षात्मक जो रहा है उसमें भी अच्छा नहीं रहा, जो इन सैलानियों को भुगतना पड़ा है। देशवासी सोच सोच के बहुत परेशान है, कैसे क्या हुआ, हमारा जो है सुरक्षा तंत्र कहाँ हमारा फेल हो गया, जिनका ये नहीं पता चल पाया कि इतने बड़े जो लोग आए हुए हैं, सैलानी आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कौन कहाँ रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मनोज जी चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि जो है कार्रवाई खुल के हो और जबरदस्त हो। ठीक है मेजर साहब, एक सवाल इस विषय से इतर, अब पहलगाम हमले को आज 7 दिन लगभग हो गए हैं जी, दिल्ली से श्रीनगर तक हलचल जारी है। विपक्षी दल की अगर बात करें, एक विपक्षी दल, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, सभी लगभग विपक्षी दलों ने मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े होने की अपनी जो वो डिटर्मिनेशन दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से सख्ती से सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो निर्णय लेगी उस पर हम कायम हैं, सरकार के साथ हैं। कांग्रेस ने आज एडवाइजरी अपने नेताओं को जारी की कि एक भी बयान ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे ये लगे कि किसी भी तरीके से हम राजनीति कर रहे हैं या हम सरकार के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसा ही अखिलेश यादव ने किया है। ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो ये घटना हुई है, खासकर धर्म को टारगेट किया गया है, ये बोलकर टारगेट किया गया है, तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का जो पाकिस्तान का एजेंडा है, उस एजेंडे को हमें कामयाब नहीं होने देना है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सही बात कही है सबने। ये कोई राजनीति का विषय था ही नहीं और है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए जी। तो जो विपक्ष है उसने खुलकर ये कहा है कि जो भी सरकार फैसला लेगी, विपक्ष जो है पूरी तरीके से वचनबद्ध है कि वो सरकार के साथ खड़ा है
अब सरकार को ये फैसला करना है कि वो क्या आगे जो है प्लान कर रही है और क्या करती है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया वो एक आतंकवादी घटना से कम लगती है, और एक इस तरीके की घटना ज्यादा लगती है कि जिसका मकसद ये नहीं था कि लोगों को मारना, बल्कि ये था कि हिंदू मुस्लिम जो है, जो खाई है इस देश के अंदर, जो पिछले कुछ वर्षों में जो बढ़ती चली जा रही है, उसको और ज्यादा हवा दे। क्योंकि अगर उनको केवल एक आतंकवादी घटना को अंजाम देना होता तो वो दूर से गोलियां चलाते, अंधाधुंध गोलियां चलाते, न तो औरतों बच्चों को छोड़ते, न किसी को पूछते कौन क्या है, और मार के चले जाते। वो होती आतंकवादी घटना। लेकिन जिस तरीके से ये किया गया, उसका पूरा मकसद ही यही था कि ये इसको जो है वो पूरे देश में जो है हिंदू मुस्लिम की तरह देखा जाए, और उससे जो देश के अंदर जो ये नफरत की आग है इसको और ज्यादा हवा मिले। यही उनका मकसद था। तो मैं तो अपील करूंगा आपके जो भी दर्शक है जो इसको देख रहे हैं, यदि आप कोई भी हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ाने वाली बातें हैं, चाहे सोशल मीडिया पे लिखते हैं या व्हाट्सएप पे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन आतंकवादियों की ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप ये करें। जी ठीक है, ठीक है मेजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक चौहान सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े, अपना कीमती समय दिया। तो जिस तरीके से देश के सेंटिमेंट को समझते हुए अब पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है, एक एक नागरिक को वापस भेजा जा चुका है, और लगातार सरकार निगरानी कर रही है, और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अवांछनीय घटना न हो, इसको लेकर लगातार ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, ऐसा डीजीपी ने कहा है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से देश का माहौल है, और राजनीतिक पार्टियां लगातार जो कह रही हैं कि ये घटना कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के लिए ये घटना घटित की गई है, नहीं तो कम से कम आतंकवादियों को अगर घटना को अंजाम ही देना था तो वो सीधा हमला कर सकते थे। लेकिन हिंदू मुसलमान करके वो एक बड़ी खाई जो पैदा करना चाह रहे थे, तो हमको फिलहाल इससे बचना चाहिए। देश के अंदर कम से कम ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। हमारी सरकारें जो हैं वो उचित निर्णय ले रही हैं, उचित फैसला कर रही हैं कि आतंकियों के साथ क्या किया जाए, आतंक के आकाओं के साथ क्या किया जाए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।